होती है दैट इज नॉट ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं एक दूसरे के अंदर। एटम इज नाइदर क्रिएटेड, ये चीज अंदर, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस लाइन से उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कॉपी कर लिया। तो कभी आपको क्वेश्चन इन्वॉल्व अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट अ चेंज इन एटम देमसेल्फ। एटम्स चेंज नहीं होते, बस एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं, नया जगह प्रॉपर्टीज जो है इनके रीअरेंजमेंट की वजह से चेंज आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड ध्यान देना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें बताया है कि यहाँ कंटेनर और एक एनोड और साथ ही साथ एक कैथोड होगा जो दोनों कनेक्टेड रहेंगे किसी बैटरी से। क्लियर? अब जब ये देख रहे थे तो इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है। देयर इज समथिंग इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा उनको लगा कि ऐसा क्या। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने मूल कंसेप्ट को ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसको आपने देख लिया और आपके कंसेप्ट ज़रूर बूस्ट हुए होंगे, उससे फ़ायदा ज़रूर आपको हुआ होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और अब हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको भी आप देखोगे और इससे भी आपको फ़ायदा होगा, ये भी मुझे उम्मीद है। चलो हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरे बेसिक से एडवांस तक। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे लिए बोर्ड्स में 11th में ज़रूरी रहेगा। इसको नीट और जेई के बच्चे भी देख सकते हैं अच्छे से। एंड में जब हम आएंगे तो अच्छे कंसेप्ट, अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस को लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हम चीज़ें लेंगे वो बेसिक से बिल्ड करते हैं उसको। पहले आप ये समझो कि एटम जो है वो क्या है। अब ये सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल मैंने कुछ यहाँ पे लिख ली है आपको समझने के लिए, जल्दी से हमारा समय बच जाए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी मैं ज़रूर उसको लिख के बताऊँगा आपको। तो पहले तो ये वर्ड समझो, एटम। एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड जो एक्चुअल है वो है एटोमियो, और एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, वो लास्ट चीज होगी। ठीक है, दैट इज अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा फर्दर ये सब डिवाइड नहीं हो सकता, ये लास्ट पार्टिकल है। जैसे अगर हम गेहूं को पिसवाने जाते हैं चक्की पे, तो वहां पे जब गेहूं पिसता है तो सबसे लास्ट पार्टिकल जो आटे का बनेगा, उसके बाद अगर हम उसको फिर से उस चक्की में डालें तो वो पिसने वाला नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हो जाएगा हमारे लिए एटम। फर्दर डिवीजन इसमें अब नहीं होने वाला, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये जो आइडिया है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल का, कि इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता है, ये पहली बार मॉडर्न साइंस में बताया था किसने? जॉन डाल्टन ने। अगर हम देखें इसके पहले भी हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं, कुछ फिलोसोफर्स के नाम आते हैं जो बुक्स में मेंशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ग्रीक फिलोसॉफी में हम देखते हैं डेमोक्रिटस और लूसिपस को, डेमोक्रिटस एंड लूसिपस को। और वैसे मैं अगर इंडियन फिलोसॉफी में बात करूं तो द ग्रेट ऋषि कनाद की बात हम करते हैं। किसकी बेटा? ऋषि कनाद। ऋषि कनाद ने पहली बार एटम को जब कहा था तो इन्होंने कहा था परमाणु। परमाणु, परम मतलब क्या? परम मतलब बहुत, अणु मतलब छोटा, बहुत ही छोटा ऐसा कण जो किसी भी पदार्थ में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे परमाणु, ऐसा ऋषि कनाद जी ने कहा था। बट अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें तो पहली बार किसने दिया ये कंसेप्ट एटम का? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो जो डाल्टन की थ्योरी थी उसका नाम क्या था? एटॉमिक थ्योरी। ये उन्होंने एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम है न्यू फिलोसॉफी ऑफ केमिकल साइंस। डाल्टन ने एक बुक लिखी करीब 1803 से लेके 1808, ऐसे अलग अलग ईयर्स दिए होते हैं। हम पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे पूरे इसको सालों में, क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना 1803 से 1808 तक उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है न्यू फिलोसॉफी ऑफ केमिकल साइंस। न्यू फिलोसॉफी ऑफ केमिकल साइंस। और इस बुक में उन्होंने पहली बार ये एटम जो वर्ड है इसको यूज़ किया, और जो सारी चीज़ें हैं एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ये सब उसमें मेंशन किया। ठीक है, 1803 से लेके हाँ दिया है 1808 तक। ये थ्योरी जो थी वो लैंडमार्क थी, बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ थी कि साइंस के अंदर जब डिस्कवरी हुई एटम की उसके बाद साइंस बहुत रैपिडली चेंज हुआ है, केमिस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हुई है। तो एटम की डिस्कवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी उस समय की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनके थ्योरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का। अब ये मैटर क्या होता है? ऐसी चीज़, मैटर के बारे में हमने 9-10 से सुना होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा एंड इसके पास स्पेस होगी, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये दो चीज़ें जिसके पास होती है उसको हम कहते हैं क्या बेटा? मैटर। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसी भी मैटर का जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। इनके अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस होती है दैट इज नॉट ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स,
एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं एक दूसरे के अंदर। एटम इज नाइदर क्रिएटेड, देखो ये चीज ध्यान रखना, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इस लाइन से उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर लिया। तो कभी आपको पूछा गया कि डाल्टन की जो थ्योरी है वो कौन से लॉस को फॉलो करती है, तो पहला है इनमें से कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लाइन से कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, देखो ये लाइनें मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप, साइज, मास एंड ऑल रिस्पेक्ट। सारी प्रॉपर्टीज जो है एटम की वो सभी एलिमेंट के, अगर हम देखें जैसे मान लो हमारे पास फेरस है, फेरस के जो सारे एटम्स होंगे, चाहे वो एकदम मिडल वाला हो या चाहे वो एकदम एंड वाला हो, चाहे वो एकदम टिप वाला हो, कहीं के भी एटम्स को अगर हम देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो सिंपल सी बात क्या है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी इन ऑल रिस्पेक्ट। मास, शेप, साइज, वॉल्यूम, एवरीथिंग सब कुछ सेम होगा, ठीक है। हाउएवर लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये डिफरेंट होगा। अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे आने वाली है? डिफरेंट। क्लियर? चलिए, एटम्स जब रिएक्शन में कंबाइन होंगे, एटम प्लस एटम, ये क्या मिलेगा बेटा हमें? मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा बेटा हमें? मॉलिक्यूल। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे तो एक्चुअली इनके एटम्स कंबाइन हो रहे होंगे और ये बनाएंगे मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड, ठीक है। चलिए, थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इस थ्योरी को अच्छे से हम समझते हैं, पॉइंट्स निकाल के रखे हैं हमने। देखो, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंटली, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। सभी जो मैटर है, मैटर मैंने ऑलरेडी कहा दो चीज़ें होगी, स्पेस एंड मास। स्पेस एंड मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। चलिए आगे बढ़े। एटम जो है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड जिसका नाम है एटोमियो, मीन्स अनडिविजिबल। इससे छोटा आप कुछ नहीं हो सकता है। देन ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर अलाइक। सभी जो एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो कैसे होते हैं? अलाइक। अलाइक मतलब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे। अलाइक मतलब नॉट सिमिलर, बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट अच्छे समझते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, ठीक है। एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे बट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, सिंपल सी बात है। चलिए थर्ड पॉइंट देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। मैंने ये कहा इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। अब देखो ये सेकंड चीज आ गई कि जब एटम्स और एटम्स मिक्स हो रहे होंगे तो मिक्स होके क्या बनाएंगे बेटा? ये कंपाउंड्स। और जब मिक्स हो रहे होंगे तो इनका जो रेशो है वो होगा फिक्स्ड। ऐसे नहीं कि कैसे भी मिक्स कर दिया, इन अ फिक्स्ड रेशो। इससे पता चलता है हमें कि लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़िए। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ रीअरेंजमेंट। मैंने कहा कि डाल्टन के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जहाँ पे एटम जो है वो खुद को रीअरेंज करते हैं, उनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं जिसमें एटम्स खुद को रीअरेंज करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट अ चेंज इन एटम देमसेल्फ। एटम्स चेंज नहीं होते, बस एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं, एक नया जगह प्रॉपर्टीज जो है इनके रीअरेंजमेंट की वजह से ही चेंज हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलो। अब देखो आगे हुआ क्या। 1831 की बात थी, लगभग 31 के बाद। कुछ बुक्स में 33 दिया है, तो जैसे यार 33 दिया है कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये दिखाया कि ये कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। ध्यान देना, क्या कर रहे थे ये? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे थे। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पता है कि यहाँ कंटेनर और एक एनोड और साथ ही साथ एक कैथोड होगा जो दोनों कनेक्टेड रहेंगे किसी बैटरी से। क्लियर? अब जब ये देख रहे थे तो इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है। देर इज समथिंग इन अ सोल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा उनको लगा कि ऐसा क्या है जो इस मैटर के अंदर, इस एटम के अंदर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। शोड दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई ना कोई रिलेशन है मैटर और इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा मानना था माइकल फैराडे का।
दिस वॉज फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू दैट ये सजेस्ट करता है कि एटम जो है ये सिंपली डिविजिबल है, ये इनडिविजिबल नहीं है, इससे छोटे पार्टिकल्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर बट वॉज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम जो है वो और भी छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिससे आगे हमें पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने कर दी? फिर आगे चल के थॉमसन का नाम हम सुनेंगे। किसका सुनेंगे नाम? थॉमसन का, J.J. थॉमसन। फिर अगर हम देखें तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो प्रोटॉन का जो क्रेडिट है वो रदरफर्ड को जाता है, और साथ ही साथ आप देखोगे गोल्डस्टीन को भी जाता है। ठीक है, देन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की बेटा? इनके नाम ध्यान रखना आपको, ये की है जेम्स चैडविक ने। किसने की है बेटा? जेम्स चैडविक ने। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो अब जो थ्योरी थी माइकल फैराडे की, उसने पूरा का पूरा गलत साबित कर दिया। किसको? जॉन डाल्टन की थ्योरी को। किसको? जॉन डाल्टन की थ्योरी। आगे चल के जब हम देखें तो एटम की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आगे चल के पता चली कि एटम कैसा है। धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुआ तो लोगों को समझ में आया, अच्छा ये एटम तो ऐसा है। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, एटम ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, एटम तो ऐसा है। फिर किसी ने कहा नहीं भैया 20 साल बाद ये तुम गलत कह रहे हो, अगर तुम ऐसा कह सकते हो तो फिर ये गलत है। मतलब ये खेल चलते रहेगा और एटम जो है उसका और चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चलती रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और एडवांस हो जाए और एटम की नई चीज़ हमें वहाँ पे पता चले। अब तक अगर हम देखें तो क्या क्या डिस्कवरीज हुई है एटम से रिलेटेड? कैथोड रेज, जिसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रेज इनिशियली नाम था। पॉजिटिव रेज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस, क्योंकि सभी पॉजिटिव रेज तो सेम नहीं होगी, न्यूक्लियस ऑफ एटम ये कह सकते हो आप। एक्सरेज की डिस्कवरी हुई है, ये भी चीज़ हमें समझनी है अच्छे से। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई आगे चल के, जो कि बताता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है उस वजह से। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पता चला। ये तो हम सीखेंगे धीरे धीरे इन सभी टर्म्स के बारे में, और क्वार्क्स के बारे में, और नए सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि बहुत छोटे होते हैं, मीजॉन्स, ग्रेविटॉन्स। ये चीज़ें हमें आगे चल के साइंस में पता चली है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम में। तो एटम ये सबसे छोटा बिल्कुल भी नहीं है। क्या एटम इंडिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये चीज़ सही थी, लेकिन जब साइंस आगे बढ़ा तो ये समझ में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है एटम में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें हमें दिखे। चले, तो हम अब आगे की क्लास में बेटा पढ़ेंगे थॉमसन CRT एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, ये CRT एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कवरी करके बताएगी किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, और बहुत ही शानदार इसके ऑब्जर्वेशंस। और हम ये भी देखेंगे कि उस समय पे थॉमसन को E/m वैल्यू कैसे मिली, जबकि चार्ज और मास का तो वैल्यू पता ही नहीं था उस समय। ठीक है, तो बने रहिएगा, सेकेंड वीडियो में ज़रूर मिलिएगा थॉमसन के CRT एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।